हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था नेंसर्ट इक्वेशन यानी कि नर्स्ट समीकरण क्या होती है और नर्स्ट समीकरण से हम किसी सेल का ई सेल कैसे ज्ञात करते हैं यानी विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे लेक्चर 5 और लेक्चर 5 में हम पढ़ेंगे कि जो सेल का ईएमएफ है, ईएमएफ मींस विद्युत वाहक बल जो है सेल का, उस विद्युत वाहक बल का मुक्त ऊर्जा के साथ, गिब्स मुक्त ऊर्जा के साथ क्या संबंध है। द रिलेशन बिटवीन ईएमएफ ऑफ द सेल एंड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द सेल। क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी? तो एक सिंपल लाइन में याद रखना कि किसी भी सेल में किया गया उपयोगी कार्य, ठीक है ना, यूजफुल वर्क डन, उपयोगी कार्य गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी कि जी कहलाता है। तो ध्यान रखना कि गिब्स मुक्त ऊर्जा है क्या। गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है कि जो एक डैनियल सेल या कोई भी विद्युत रासायनिक सेल है, उस सेल में कितना उपयोगी कार्य हो रहा है, यूजफुल वर्क डन कितना है, उस यूजफुल वर्क डन को हम एक एनर्जी में मेजर करते हैं, एक ऊर्जा में मापते हैं और उसी ऊर्जा को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। इसके सेल के विद्युत वाहक बल के साथ क्या संबंध होता है? तो एक रिलेशन याद रखना कि डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी बराबर होता है -NF ई सेल के। अ सिंपल रिलेशन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए अगर एग्जाम में कि सेल के विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा के साथ क्या संबंध है, तो सेल के विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में ये एक रिलेशन होता है। ये तो नॉर्मल कंडीशन हो गई। अगर आपको कह दे कि स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक परिस्थिति में क्या होगा, तो हम यहां क्या करेंगे, मानक परिस्थिति में डेल्टा जी की जगह डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। ये हो गया मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, एंड ई नॉट सेल मींस मानक विद्युत वाहक बल में संबंध। ठीक है, ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है ना, ध्यान रखना मित्रों, ये कहां काम आती है? ये काम आती है ये बताने के लिए कि आपका सेल स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि आपका सेल स्वतः काम करेगा या स्वतः काम नहीं करेगा। तो सेल की स्पॉन्टेनिटी जो है उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमें डेल्टा जी यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी से मिलती है। कैसे मिलती है तो मैं आपको बताता हूं, देखिए बोर्ड पे। जैसे केस फर्स्ट, मान लीजिए अगर किसी सेल का ई सेल, ठीक है, इफ द ई सेल ऑफ द सेल इज पॉजिटिव, अगर किसी सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक है ना, पॉजिटिव वैल्यू है विद्युत वाहक बल की, अगर ये पॉजिटिव है, मैं यहां पर पॉजिटिव रखूंगा तो आगे साइन नेगेटिव का है, यानी कि नेट उसका जो डेल्टा जी आपको मिलेगा वो डेल्टा जी आपको मिलेगा नेगेटिव में। और जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हमेशा ध्यान रखना प्रक्रम कैसा होता है, स्पॉन्टेनियस यानी कि स्वतः। तो याद रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, कंपटीशन लेवल, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम, एसीएफ के एग्जाम के एक सेल के स्वतः परिवर्तन के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या कंडीशंस है, क्या शर्तें हैं? तो क्या शर्तें हैं? उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक, लेकिन उसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होना चाहिए, तो आपका सेल अपने आप काम करेगा। सिर्फ आपको इलेक्ट्रोड डालने की देरी है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रोड डाले सेल की वर्किंग स्टार्ट, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सेल का आपने जो ई सेल ज्ञात किया, वो ई सेल ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, गैल्वेनोमीटर का जो कांटा है या वोल्टमीटर का जो कांटा है ना, वोल्टमीटर का जो सुई है वो नेगेटिव में वोल्टेज बता रही है। अगर ये वोल्टेज नेगेटिव में जा रहा है, ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ, यहां माइनस रखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होने का मतलब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और डेल्टा जी पॉजिटिव शो करता है किसको, अस्वतः प्रक्रम को, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस स्वतः नहीं होता है, ऐसा सेल काम नहीं करेगा, है ना। उस सेल में अगर ई सेल ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब आपने क्या गलती की, है ना। हर एक बातें छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत काम की है, कंसेप्ट तो क्लियर हो, रटने से मतलब नहीं है।
ई सेल नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, आपने उल्टे इलेक्ट्रोड डाल दिए। जिस छड़ को आपको एनोड बनाना था आपने उसको कैथोड बना दिया, और जिसको कैथोड बनाना था उसको आपने एनोड बना दिया। तो आपने रिवर्स इलेक्ट्रोड्स डाल दिए, इसलिए उसका डेल्टा जी पॉजिटिव आएगा और वो प्रक्रम अस्वतः होगा। और केस थर्ड देखिएगा आप, केस थर्ड है अगर मान लीजिए किसी सेल का ई सेल 0 वोल्ट है, मतलब सेल कोई आपको विद्युत वाहक बल नहीं दे रहा है, उसका ई सेल 0 है। अगर मैं यहां 0 पुट करूंगा तो डेल्टा जी भी क्या आएगा, फिर 0 आएगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब हो गया आपका सेल इक्विलिब्रियम पे होगा। इक्विलिब्रियम पे होगा मींस आपका सेल साम्य अवस्था में होगा। तो ये भी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा साम्य अवस्था के लिए सही है, विच वन इज करेक्ट फॉर द इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या सही है, द डेल्टा जी वैल्यू इज 0 एज वेल एज द डेल्टा एज वेल एज द ई सेल इज ऑल्सो 0। मतलब साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल और सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं। आगे बात समझ में। तो ये हमें बताता है सेल के बारे में कि सेल स्पॉन्टेनियस काम करेगा या नहीं करेगा। अब इस टॉपिक के ऊपर सवाल कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, है ना। एक तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि विच रिलेशन इज करेक्ट, तो हमने यहां से एक रिलेशन चूज करना है -NFE सेल। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया कि सेल कब स्वतः होगा और कब स्वतः नहीं होगा, उसकी कंडीशन पे सवाल पूछ लिया। या तीसरा आपको पूछ सकते हैं न्यूमेरिकल, है ना, कोई न्यूमेरिकल बना के दे दिया, संख्यात्मक प्रश्न जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन बना के दे दिया एक सिंपल सा कि डेनियल सेल के लिए मानक डेल्टा जी यानी डेल्टा जी नॉट, मानक डेल्टा जी नॉट की गणना कीजिए। ठीक है, एक डेनियल सेल है, उस डेनियल सेल के लिए डेल्टा जी नॉट कितना होगा, व्हाट इज द स्टैंडर्ड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर द डेनियल सेल। तो डेनियल सेल के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है, वी नो दैट डेनियल सेल का ई नॉट सेल कितना होता है ना, हमें ये फॉर्मूला यूज करना है बिकॉज यहाँ ई नॉट हम यूज करेंगे, जी नॉट निकालना है। तो डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -NF ई नॉट सेल, है ना। और डेनियल सेल के बारे में हम जानते हैं कि डेनियल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है, जिंक और कॉपर +2, है ना, जिंक +2 और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है। F हम जानते हैं 96500 कूलम के बराबर होता है, हाँ? और ई नॉट सेल ये हमें पहले से पता है बिकॉज डेनियल सेल हम पढ़ चुके हैं। कोई दूसरा सेल होगा तो आपको दिया हुआ आएगा, मान ली कोई दूसरा सेल बना के दे दिया तो आपको उस कंडीशन में ये चीज दी हुई आएगी कि उसका ई नॉट इतना है। अभी आपको ई नॉट याद ही रखना है, डेनियल सेल का 1.1 वोल्ट होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा किसमें, जूल में। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 2 × 96500 × 1.1 जूल। ये हमें याद रखना है बिकॉज डेनियल सेल एक कॉमन सेल है और उसके बारे में याद रखना ही होता है कि इसका जो है मानक विद्युत वाहक बल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 1.1 वोल्ट होता है। अगर कोई दूसरा सेल होगा तो फिर हमें यहां पर दिया हुआ आएगा कि उसका मानक विद्युत वाहक बल इतना है। जैसे मैं आपको बताता हूं एक और एग्जाम्पल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन बोर्ड पे देखना। जैसे मान लीजिए आपको सेल दे दिया, सपोज दैट एक सेल है जिंक ऑब्लिक जिंक +2 एंड Ag + ऑब्लिक Ag। आपको एक सेल दे दिया और अब बोल दिया कि अगर इस सेल के लिए ई नॉट सेल, सपोज दैट इफ द ई नॉट सेल इज 1 वोल्ट, मान लीजिए इसका ई नॉट सेल 1 वोल्ट है, तो बताइए इसका ई सेल कितना होगा, सॉरी तो बताइए इसका चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा, फाइंड द डेल्टा जी नॉट फॉर दिस सेल। इस सेल का डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कीजिए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, देखो आपको सबसे पहले जो भी सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा है ये उसकी नेट सेल रिएक्शन बनानी है। नेट सेल रिएक्शन इसलिए बनानी है ताकि हमें यह पता चल जाए कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हुआ है। यह हमें तब पता चलेगा जब हम इसकी नेट सेल रिएक्शन बनाएंगे। जैसे इस सेल की नेट सेल रिएक्शन क्या होगी, जिंक + 2Ag+ गिव्स जिंक +2 + 2Ag।
है ना, ये इसकी नेट सेल रिएक्शन हो गई। आप बना के भी देख लेना, जिंक से जिंक प्लस 2 बन रहा है, Ag प्लस से Ag बन रहा है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करेंगे तो हमें नेट सेल रिएक्शन ये प्राप्त होगी। इसको देख के हमें सिंपल पता चल रहा है कि इधर भी प्लस 2 है, इधर भी प्लस 2 है, तो नंबर ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2। कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आया? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। और अब इस सेल का डेल्टा जी नॉट आपको कैलकुलेट करना है। सो डेल्टा जी नॉट इज -n, 2 है यहां पे, F हो गया 96500 इंटू, अब देखियो इसका जो आपको E नॉट सेल है वो गिवन है, कितना है इसका E नॉट सेल? 1 वोल्ट, सो इट इज 1 वोल्ट। नाउ उसको सॉल्व कर लीजिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू दैट इज इक्वल टू -19 है ना, 000000 एंड 3 -193000 जूल। ये डायरेक्ट सवाल आते हैं कंपटीशन लेवल पे, फर्स्ट ग्रेड के लेवल पे, है ना, सेकंड ग्रेड एग्जाम में, एसीएफ के एग्जाम में। हाँ, ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है वो जूल में ना दे करके किलो जूल में दे सकते हैं, है ना, तो आपको ये ऑप्शन किलो जूल में भी दे सकते हैं। तो किलो जूल के लिए हम क्या करेंगे? डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 1000, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 193 माइनस किलो जूल, यानी -193 किलो जूल। ये आंसर आ गया किलो जूल में। और माइनस का साइन आ रहा है आगे, देखिए ये माइनस का साइन क्या शो करेगा? ये माइनस का साइन शो करेगा कि ये जो सेल है वो स्पॉन्टेनियस सेल होगा। अभिक्रिया जो होगी सेल में, ये वाली रिएक्शन जो होगी ये स्पॉन्टेनियस होगी, स्वतः अभिक्रिया होगी। इसे आपको बाहर से फोर्स लगा के करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो समझ में आया आपको क्या संबंध होता है सेल के विद्युत वाहक बल में और मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में? मैं इसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूं जहां पे ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चेंज भी आपको मिल सकता है। देखिए एक और सवाल हम पढ़ते हैं इसके ऊपर जिसमें थोड़ा सा चेंज आ सकता है, और वो भी अगर अपने को सारे पैटर्न्स पता होने चाहिए कि क्वेश्चन बंदा किस किस फॉर्म में दे सकता है। ठीक है, तो एक और फॉर्मेट में आपको बताता हूं, उसमें भी आपको सवाल मिल सकता है। जैसे ये है, क्वेश्चन बना के दे दिया आपको, कोबाल्ट ऑब्लिक कोबाल्ट प्लस 3 एंड Sn प्लस 2 ऑब्लिक Sn, और अब आपको इनके विभव दे दिए कि सपोज दैट E नॉट कोबाल्ट ऑब्लिक कोबाल्ट प्लस 3 इज 0.69 वोल्ट। ठीक है, ये जो वैल्यूज मैं लिख रहा हूं जरूरी नहीं है कि ये सही वैल्यूज है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। वैल्यूज याद नहीं रखनी होती है कि इसका विभव इतना होगा या इसका विभव इतना होगा। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ आएगा कि कोबाल्ट जो है उसका पोटेंशियल इतना है, विभव इतना है। इसी तरह से आपको टिन का विभव दे रखा है, मान लीजिए Sn ऑब्लिक Sn प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0.31 वोल्ट, -0.31 वोल्ट। नाउ अब आपको क्वेश्चन बना के दे दिया, फाइंड दी डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस सेल, इस सेल की मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करो। फाइंड दी डेल्टा जी नॉट फॉर दिस सेल। ये मैं तीसरा पैटर्न बता रहा हूं, देखो आपको, है ना, हर पैटर्न अपने को पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के ऊपर एग्जाम में किस किस टाइप का सवाल बन सकता है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन है और ये तीसरा टाइप का सवाल मैं आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान से इसको, इसमें क्या किया भैया, इसमें एक स्टेप बढ़ा दिया अपन ने। क्या स्टेप बढ़ा दिया? इसमें आपको डायरेक्टली ई जो सेल है, ई नॉट सेल, वो नहीं दिया हुआ है, यानी कि आपको पहले क्या करना होगा, पहले इसका ई नॉट सेल कैलकुलेट करना होगा। और हम जानते हैं कि ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और आपको याद होगा मैंने बोला था कि जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, आपके हाथ में, आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास में एसआरपी होना चाहिए। एसआरपी मींस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स होने चाहिए, मानक अपचयन विभव होने चाहिए। तो पहले आप इन पे नजर दौड़ाइए, ये दोनों क्या है, क्या ये मानक अपचयन विभव है? आप कहेंगे नहीं सर ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोबाल्ट से कोबाल्ट प्लस 3, टिन से टिन प्लस 2। तो सर ये दोनों जो है वो हमें एसआरपी नहीं दे रखे हैं, ये दोनों एसओपी दे रखे हैं, एसओपी, जबकि हमें यहां एसआरपी चाहिए।
तो हम क्या करेंगे, इनका साइन चेंज कर लेंगे। इसका साइन चेंज हो गया -0.69 वोल्ट और इसका भी साइन चेंज कर लिया +0.31 वोल्ट। अब ये जो विभव है, ये दोनों जो विभव है उन्हें हम कहेंगे एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये क्या थे, ये थे एसओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मानक ऑक्सीकरण विभव। हमने कन्वर्ट कर लिया साइन चेंज करके इनको अपचयन में, ठीक है। अब आप इन वैल्यूज को यहां रख सकते हो। कैथोड कौन है, रिप्रेजेंटेशन देख के बता सकते हैं अपन, जो राइट साइड में लिखा होता है वो कैथोड होता है, तो टिन आपका कैथोड है और टिन का विभव है 0.31 वोल्ट। माइनस एनोड कौन है, कोबाल्ट एनोड है और कोबाल्ट का विभव है -0.69 वोल्ट। दैट मीन्स इट इज ओवरऑल इक्वल टू 1 वोल्ट, है ना। ये टोटल कितना आएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास अब ई नॉट सेल आ गया। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यानी कि डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला यूज कर लीजिए, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -n, और अपने को पता है कि n निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट सेल रिएक्शन बनानी है। तो इसकी भी नेट सेल रिएक्शन आप बनाओगे पहले, है ना, इसकी भी नेट सेल रिएक्शन बनाओगे, जो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे बनाते हैं, ठीक है। और इसके नेट सेल रिएक्शन को जब आप बनाओगे तो आपको कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर मिलेंगे आपको 6। मैं आपको इसका भी तरीका बताता हूं, शॉर्टकट ट्रिक सुनना। अगर मान लीजिए आपको नेट सेल रिएक्शन नहीं बनानी है या टाइम लगता है उसमें, हमको जल्दी करना है, आप क्या करो, दोनों तरफ के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। ये दोनों तरफ के चार्ज जो है इनको मल्टीप्लाई करने पे जो चीज आएगी वो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स होंगे। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 × 2, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 6। यहां पर भी देख लीजिए 2 × 1, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, 2। तो नेट सेल रिएक्शन कंपटीशन लेवल से हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने डायरेक्टली बता दिया कि इतने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, है ना। तो ये आ गए 2 × 3 दैट इज 6 × 96500 × 1 दैट इज इक्वल टू गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज विच इज डेल्टा जी नॉट। और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ गई आपके पास -6 × 96500 × 1। आप चाहे तो उसको किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये किलो जूल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आई। तो व्हाट इज द रिलेशन, डेल्टा जी इक्वल्स टू -NF सेल और डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -NF, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -NF ई नॉट सेल। इसी तरह का एक और रिलेशन होता है, और वो रिलेशन होता है जो सेल का साम्य स्थिरांक है, और जो साम्य स्थिरांक जो है सेल का वो और सेल के विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल के बीच में भी एक संबंध होता है। तो मैं आपको वो भी बताता हूं, देखिए बोर्ड पे, ये है आपका ई नॉट सेल। ई नॉट सेल मीन्स मानक विद्युत वाहक बल तथा मानक विद्युत वाहक बल तथा केसी, केसी हम कहते हैं साम्य स्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। केसी मीन्स साम्य स्थिरांक होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो साम्य स्थिरांक में संबंध, वन मोर रिलेशन, गुड रिलेशन, डायरेक्ट याद रखना है। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ रहे हो आप, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि क्या रिलेशन होता है सेल के ई नॉट सेल में और केसी के बीच में संबंध क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं ये रिलेशन आएगा कहां से, नर्स्ट इक्वेशन आएगी कैसे। तो एक सिंपल इक्वेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स में, गिब्स इक्वेशन बोलते हैं जिसको, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln KC। ये एक इक्वेशन है जिसे हम बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थर्मोडायनेमिक्स में आती है, बट अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln KC के बराबर होता है। इट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नाउ अब अभी अपन ने देखा कि डेल्टा G किसके बराबर है, सो डेल्टा G इज इक्वल टू -NF, है ना, -NF ई सेल एंड इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज -NF ई नॉट सेल प्लस RT log KC। ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दूं
है ना, डिवाइड बाय NF। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में NF को डिवाइड कर दूं, जैसे मैंने इसमें भी NF को डिवाइड कर दिया, इसमें भी NF को डिवाइड कर दिया और इसमें भी NF को डिवाइड कर दिया, अगर तीनों को NF से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस E सेल इक्वल्स टू माइनस E नॉट सेल प्लस RT ln KC अपॉन NF। सही है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को NF से डिवाइड कर दूं तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगी। और मैं अगर यहां साइन चेंज कर दूं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो साइन चेंज करने पे क्या होगा, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस RT अपॉन NF log KC। और यही होती है भैया क्या, नस्ट इक्वेशन। यही तो नस्ट समीकरण है ना, यही नस्ट इक्वेशन है जहां ln KC साम्य स्थिरांक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो यहां एनोड अपॉन कैथोड लिख सकते हो या प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिख सकते हैं अपन। आ गई नस्ट इक्वेशन। तो डेरिवेशन आ जाए अगर बोर्ड एग्जाम में, नस्ट इक्वेशन को डिराइव कीजिए तो यहां से हम उसको डिराइव कर सकते हैं। और आगे बताता हूं, ये किसमें है, ln मीन्स नेचुरल लॉग, प्राकृतिक लॉग है। और जब हम प्राकृतिक लॉग को log 10 में कन्वर्ट करते हैं ना, 10 में, तो हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, E सेल इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF, पीछे यहां हो जाएगा अब ln की जगह log 10 KC। एंड इट इज दी नस्ट इक्वेशन जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर 4th में पढ़ाई थी। यही वो नस्ट इक्वेशन है जो इस समीकरण से हमें ज्ञात होती है। आगे नस्ट इक्वेशन के बारे में पहुंच गए अपन यहां तक। अब मुझे बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस KC एंड दिस E नॉट सेल। इस E नॉट सेल में और KC में क्या रिलेशन है। तो अब आप बताइए, जब इक्विलिब्रियम होगा, है ना, जब साम्य होगा, तब मुझे बताइए E सेल कितना होता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, जब साम्य बनता है, तो E सेल का मान 0 होता है। तो हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम, यानी कि साम्य अवस्था पर किसी भी सेल का E सेल क्या होगा, 0। अगर ये 0 होगा तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, 0 इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 KC लिख सकते हैं ना। ये 0 हो गया क्योंकि इक्विलिब्रियम पे E सेल 0 होता है। और इजी कर लिया, E नॉट सेल को बाहर ले लीजिए तो ये हो गया E नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10 KC, है ना, log KC आ गया। चलिए, ये तो कहां है, कोई भी टेम्परेचर पे। अगर मैं इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये रिलेशन ही है ना, यही हमारा रिलेशन है कि KC में और E नॉट सेल में क्या रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा। लेकिन अगर एग्जाम में ये ऑप्शन ना हो, मान लीजिए एग्जाम में ये ऑप्शन ही नहीं है, 25 डिग्री वाला है, तो हम कह सकते हैं ना कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वी कैन से 298 केल्विन, क्या लिख सकते हैं हम यहां पर, 2.303 RT अपॉन F की जगह हमें पता है हम क्या लिखते हैं यहां पर, E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन N log बेस 10 KC। दैट इज द रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि साम्य स्थिरांक और सेल के मानक विद्युत वाहक बल के बीच में संबंध। डायरेक्ट आता है ये, कौन सा रिलेशन सही है, तो दिस रिलेशन इज करेक्ट। बात समझ में आई आपको, सीधा याद रखना है ये रिलेशन सही है। ऐसे कैसे आपको कंपटीशन एग्जाम में 4 ऑप्शंस की फॉर्म में ये मिलेगा कि कौन सा सही है। तो ये रिलेशन जो मैंने बनाया है ये करेक्ट रिलेशन है। और आगे देखिए, एक और सवाल बताता हूं। आपको पूछ लिया कि डैनियल सेल का KC कितना होगा, कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ भी है सेकंड ग्रेड में कि डैनियल सेल का KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं इसके आगे, फॉर द डैनियल सेल, फॉर डैनियल सेल क्या होता है डैनियल सेल के लिए। डैनियल सेल के लिए हम जानते हैं कि E नॉट सेल, डैनियल सेल के लिए E नॉट सेल होता है 1.1 वोल्ट और N होता है 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2, और ये होता है 1.1 वोल्ट। तो यहां से अगर मैं log KC निकालूं तो देखो क्या मिलेगा मुझे, log बेस 10 KC इक्वल टू
n इंटू ई नॉट सेल यानी कि 2 इंटू 1.1 डिवाइड बाय 0.0591, यही आएगा। अगर मैं इसको यहां से log कैसे निकालूं तो n इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.0591, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा नियरली, इट इज नियरली इक्वल टू 37। ये नियरली 37 के इक्वल आएगा। क्या चीज? log 10 KC 37 आएगा। हमें log 10 नहीं करना है, हमें ओनली KC निकालना है। तो आप याद रखना, इसका एंटी लॉग लेंगे 37 का, और एंटी लॉग लेना नहीं होता है, सीधा 10 टू दी पावर में लगा दो उसको, है ना, 10 की घात। तो KC बराबर हो गया 10 की घात 37 10 टू दी पावर 37। ये डैनियल सेल का जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्य स्थिरांक होता है। तो डैनियल सेल का साम्य स्थिरांक डायरेक्ट पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर सेकंड ग्रेड में, कितनी वैल्यू होती है? तो सीधे याद रखें KC इक्वल्स टू 10 टू द पावर 37, है ना। बाकी आपको रिलेशन पूछा जा सकता है। बात समझ में आई आपको? कंप्लीट हुआ टॉपिक, है ना। तो क्या पढ़ा हमने? नस्ट इक्वेशन, फिर नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और ई नॉट सेल के बीच में रिलेशन, और उसके बाद में ई नॉट सेल और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या संबंध होता है। करेक्ट। चलो आज के लेक्चर को यहीं